आमचा जागर दीप. नमस्कार श्रोते हो, जागरदीप श्राव्य दिवाळी अंक 2021च्या दीपत्कार सदराच्या पहिल्या भागात आपलं सहर्ष स्वागत. आज आपण ऐकणार आहोत ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंडचे संस्थापक आणि विद्यमान महासचिव पद्मश्री जवाहरलाल कौल यांची प्रकाश पंडागळे यांनी घेतलेली मुलाखत. भारतातील अंधांच्या शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार आणि पुनर्वसनासाठी आपले अवघे आयुष्य खर्ची घातलेल्या कौल सरांचा हा प्रवास ऐकूया प्रकाश पंडागळेंसोबत. नमस्कार श्रोताओं, मैं प्रकाश दीपत्कार इस अपने एपिसोड में आज हमारे साथ दृष्टिहीन कल्याण क्षेत्र के राष्ट्रीय नेता और अंतरराष्ट्रीय ख्याति के विचारवंत आदरणीय पद्मश्री कौल साहब हैं, जवाहरलाल कौल, जिनके बारे में दृष्टिहीनों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग दृष्टिवान इस साक्षात्कार को सुन रहे हैं उनको ये बता दूं कि गए 50 सालों से 5 दशकों से दृष्टिहीन कल्याण क्षेत्र में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है और अपनी जिंदगी में जो उन्होंने पाया है और जो इस दृष्टिहीन समाज को दिया है वो काबिल तारीफ तो है, प्रेरणा का स्रोत है और हम सब के लिए एक आदर्श व्यक्तिमत्व है. पिछली पीढ़ियों का इतिहास जिन्होंने बदला है, वर्तमान पीढ़ियों का इतिहास जिन्होंने सुधारा है और भावी पीढ़ियों का भविष्य जिन्होंने सुनहरा किया है, ऐसे पद्मश्री JL कौल साहब का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करता हूं साहित्य जागर इस समूह की ओर से. स्वागत है सर आपका. धन्यवाद बहुत बहुत. सर, पहली प्रतिक्रिया मैं इसी बात पर चाहूंगा कि जब पद्मश्री आपको प्रदान करने की बात हुई और उस पर जब आपको ये संदेश मिला होगा, तो ये संदेश पाने पर और ये बहुमान मिलने पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी? स्वाभाविक बात है कि पद्मश्री या पद्म पुरस्कार जैसी बात अगर किसी के जीवन में भी होती है तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि ये इसमें केवल दृष्टिहीनों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार की तरह बात नहीं होती, बल्कि ये दृष्टिवान और दृष्टिहीनों के बीच में से चुनाव होता है. और अगर ये पुरस्कार किसी को भी मिलता है तो उसके लिए निश्चित रूप से अपने ऊपर उसको थोड़ा ये महसूस होने लगता है कि भाई मैंने शायद कुछ काम किया है जिसकी वजह से समाज ने या सरकार ने मेरे काम को सराहने की कोशिश की. लेकिन मैं इस पुरस्कार से भी बड़ा पुरस्कार जो समझता हूँ वो है वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन, जो कि दुनिया की एकमात्र ऑर्गेनाइजेशन है नेत्रहीनों की. और लुई ब्रेल मेडल की बात कर रहे हैं. उसके द्वारा हाँ, लुई ब्रेल मेडल जो मुझे मिला, ये वो सिर्फ 5 लोगों को तब तक मिला था, 5 लोग, और 5 लोगों में से 5वां आदमी मैं था, और वो भी डेवलपिंग कंट्रीज में मैं पहला व्यक्ति है. डेवलपिंग जितने भी कंटिनेंट्स हैं उनमें मैं पहला. तो ये एक बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा सम्मान था. उसको मैं अगर आप बुरा न मनाए तो इससे भी समझता हूँ, क्योंकि दृष्टिहीनों की बड़ी ऑर्गेनाइजेशन ने 2012 में मुझे वो देकर सम्मानित किया, मेरी सेवाओं को सम्मानित किया. ये एक बड़ा काम था. जी सर, बिल्कुल. ये तो हमारे लिए और पूरे दृष्टिहीन समाज के लिए एक अभिमान की बात है, गौरव की बात है कि आपको पद्म पुरस्कार के साथ साथ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी कई ऐसे पुरस्कार मिले हैं. जर्मनी का फिर वो पुरस्कार हो या फिर वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन का पुरस्कार हो और थॉमस मेमोरियल पुरस्कार हो, रुस्तम अल्पाई वाला अवार्ड हो, कई ऐसे पुरस्कार हैं जिनकी सूची बहुत लंबी है. ये पुरस्कार तो
पाने वाला व्यक्ति है, इसका हम बचपन जानना चाहते हैं। हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी शिक्षा कहाँ हुई, कैसे हुई, परवरिश कैसे हुई। दृष्टिहीनता आपको वैसे स्मॉल फॉक्स से आई है, ये हमने सुना है। तो वैसे कुल मिलाकर छोट संक्षिप्त में ये बता सकते हैं आपकी कैसे हुई आपकी परवरिश, कैसा रहा बचपन आपका, कैसी हुई आपकी शिक्षा? देखिए, ये इसको बताने में मुझे कोई एतराज नहीं। मैं एक बहुत सामान्य, या आप कहें कि मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आता हूँ। और हम 5 भाई बहन थे और हमारा एक संयुक्त परिवार था, और उसी में मेरी परवरिश हुई। और शुरू में मेरे दादा जो थे वो चाहते थे कि यहीं पर कुछ संगीत वंगीत सिखा दें और ये गाना बजाना करता रहे। और उन्होंने मुझे एक मैं बानिहाल में रहता था उन दिनों में। बानिहाल जो सुरंग के पास है, आपको पता है, कश्मीर में है। तो बानिहाल में रहते हुए मैंने ये संगीत का काम शुरू किया था सीखना। लेकिन मेरे ख्याल से मैं महीना 2 महीने से ज्यादा संगीत में रुचि नहीं ले सकता, क्योंकि मुझे लगा उस वक्त भी, जबकि मेरी समझ बहुत ज्यादा नहीं थी, क्या क्या संगीत मास्टर बनने का है, संगीत ही। लेकिन उन दिनों में ये भी एक सच्चाई है कि उन दिनों में कोई जॉब नाम की चीज तभी अवेलेबल हो नहीं। सकती जब कोई टीचर चल बसे। रिटायर तो होता ही नहीं था। चल बसे तब जाके जॉब कोई उसकी जगह पर मिलेगी। और वहां पर भी क्या मिलता था, वो टीचरों को उस वक्त, उस जमाने में, क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस तो वो नहीं होती नहीं थी। वो सिर्फ सर्विस जो भी होती थी वो सिर्फ उनके लिए ही होती थी। प्राइवेट स्कूल होते थे, ज्यादातर प्राइवेट स्कूल होते थे, आज भी प्राइवेट स्कूल बहुत है। तो वहां भी 2000 4000, अगर 4000 देते हैं तो बहुत बड़ी बात समझ लो आप। 2000 1000, इससे ज्यादा नहीं होता। ये मेरी परवरिश, जहां तक सवाल है परिवार में मुझे सभी बहुत प्यार करते थे, और करना भी स्वाभाविक था, क्योंकि मैं दृष्टिहीन था। और दृष्टिहीन बच्चे को और लोगों से ज्यादा प्यार मोहब्बत मिलेगा ही मिलेगा परिवार में। वो स्वाभाविक बात थी। मेरी माँ बहुत प्यार करती थी। मेरे वाकई जो मेरे अंकल थे वो भी हमारे परिवार में ही रहते थे। वो भी मुझसे बहुत परिवार के साथ मतलब मेरा बहुत ही ध्यान रखते थे। तो ये तो परिवार की तरीके से तो मैं नहीं कहता। अब वो बात अलग है कि उनकी अपनी हैसियत जो भी थी उसके हिसाब से ही तो वो काम करेंगे। जो इतना बड़ा परिवार था, मतलब 10 आदमी, तो 10 तो बच्चे ही थे, 5 उसके 5 हमारे, और इसके अलावा 4 लोग के हो गए, 14 आदमियों का परिवार तो निश्चित रूप से था ही था। तो इन 14 आदमियों में दृष्टिबाधित व्यक्ति के लिए गुजर बसर करना या रहना बड़ा मुश्किल था, और उस पर विशेष ध्यान देना तो और भी मुश्किल था। ये तो परिवार की शुरुआत की बात है, और ये मेरे ख्याल से मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सर, हम ये जानते हैं कि आपने ग्रेजुएशन की संस्कृत में और आपको गोल्ड मेडल मिली थी पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो ये पढ़ाई मतलब आपने कहाँ से की और फिर कौन से स्कूल से आपने पढ़ाई की थी? देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि परिवार की स्थिति कैसी थी वो सब मैंने बता ही दिया। और इसके बाद मेरे एक अंकल अमृतसर में रहते थे, जी सर। अमृतसर में जॉब करते थे। तो उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बताया कि भाई यहाँ पर स्कूल है अमृतसर में, ब्लाइंड स्कूल, और उसमें अगर इसको दाखिल करा दिया जाए तो ये एजुकेशन कुछ हद तक हासिल कर सकता है। तो
शुरू शुरू में तो आप जानते हैं, जैसे दृष्टिबाधित लोगों के साथ मानते नहीं है परिवार वाले, लेकिन अल्टीमेटली किसी तरह से उन्होंने उनको मना लिया और वो मुझे अपने साथ ले गए अमृतसर स्कूल में दाखिल कराने के लिए। मैं वहाँ दाखिल हुआ और वहाँ पर मैंने एलिमेंट्री एजुकेशन हासिल की। और उसके बाद जहाँ तक सवाल है, 10th क्लास तक मैंने पढ़ा। उसके बाद प्री यूनिवर्सिटी होती थी। प्री यूनिवर्सिटी के लिए मैं डीएवी कॉलेज, जो कि वहाँ का माना हुआ कॉलेज अमृतसर में था, उसमें मेरा दाखिला हुआ। और डीएवी कॉलेज में एडमिट होने के बाद मेरा पढ़ने लिखने में निश्चित रूप से बहुत ध्यान लगा। और मेरे जो साइटेड फ्रेंड थे, बन गए थे, उन लोगों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैं जब पहली बार ही एग्ज़ाम देना चाहता था, ये जो होम एग्ज़ाम होते हैं, तो उसमें 511 बच्चे, मुझे आज भी याद है, स्टूडेंट्स थे उसमें प्री यूनिवर्सिटी में। और 511 बच्चों में मेरा पहला पहला नंबर। नंबर आया। क्या बात है। ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे जीवन में लाया, क्योंकि इसके बाद डीएवी कॉलेज की ये एक निश्चित और रूटीन काम था कि उन बच्चों को जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट दिखाए, उन लोगों को वो क्या करते थे, उनके लिए स्पेशल क्लासेस लगाते थे। तो मेरे लिए स्पेशल क्लासेस, मेरे साथ और भी थे कुछ लोग, ये मैं नहीं कह रहा मैं ही था, लेकिन कुछ और भी थे, और उन लोगों की क्लासेस लगी और उनकी ड्यूटी लग गई, भाई ये को लेके आओ, उसको छोड़ के आओ। तो ये वो लोग बड़ी खुशी से ये काम करते रहे। ये एक निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि ये हमारे लिए भी एक आई ओपनर था कि उस वक्त मैं पहले नंबर पर आया। इतने स्टूडेंट्स में, आर्ट्स के सारे जितने स्टूडेंट्स थे उनमें, तो वही परिणाम चलता रहा, अच्छा चलता रहा इसी तरह से। और डीएवी कॉलेज में ही मैं, जब मैंने ऑनर्स लेने की बात सोची, ये ऑनर्स करना चाहता था मैं, तो मेरे जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, वो उन्होंने प्रिंसिपल से कहा, प्रिंसिपल ने मना कर दिया, क्योंकि मैं दुर्भाग्य से अकेला ही विद्यार्थी था जो ऑनर्स में था। अच्छा। तो प्रिंसिपल ने कहा, यार तुम पागल हो रहे हो, अगर ये फेल हो गया, और फेल होना इसका बहुत निश्चित है, क्योंकि ना तो इसके पास किताबें हैं, ना कुछ है, ये कैसे पढ़ेगा। बराबर। तो ये बहुत मुश्किल बात है, कैसे करेगा ये। वो मगर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट को बहुत विश्वास, ने कहा तो भाई देखो, ऐसा है कि आप मुझे 2 साल तक तनख्वाह में जो ऑनर्स को पढ़ाने की, तो अगर मैं पास सक्सेसफुल हो गया तो भाई अच्छी बात है, मुझे तनख्वाह दे देना, नहीं हुआ तो कोई बात। तो वो परिणाम यही हुआ कि मैं गोल्ड मेडलिस्ट बना। बीए फाइनल ईयर में मेरा गोल्ड मेडल आया, और उनकी इज्जत भी बच गई और मेरी इज्जत तो बची ही बची। ऐसा है, चलता रहता है। जनरली हमने ऐसा देखा है, आमतौर पर जब लोग गोल्ड मेडलिस्ट हो जाते हैं तो अभी आगे की पढ़ाई करते हैं और प्रोफेसर बन सकते हैं, अध्यापक प्राध्यापक बन सकते हैं। आपके पास तो शिक्षा क्षेत्र में आगे जाने का बहुत स्वर्णिम अवसर था, फिर भी आप इस दृष्टिहीन कल्याण क्षेत्र की ओर फिर कैसे मुड़े? क्या वो मोड़ था जिसने आपको इस क्रांतिकारी स्टेप तक वो लेकर आया? ये मजबूरी थी। मैं नहीं कहूंगा कि भाई मुझे रात को ईसा मसीह आ गए सपने में, उन्होंने कहा दृष्टिहीन कल्याण में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये हूँ कि आपकी बात बिल्कुल सही है कि भाई अगर मेरा इतना करियर साफ सुथरा था और मुझे आगे पढ़ना चाहिए, और आप हैरान होंगे इस बात से कि मैं जब जम्मू यूनिवर्सिटी में वापस गया घर
घर तो मेरा जम्मू में ही था, जम्मू कश्मीर में था। तो जम्मू में जब मैं गया तो जम्मू यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए एडमिशन के लिए मैं चला गया, और उन लोगों ने मेरा एकदम बिना इंटरव्यू के मुझे सिलेक्ट कर लिया, और मुझे ये भी कहा कि तुम्हें स्कॉलरशिप भी दे। अच्छा। लेकिन इस बीच में मदन लाल खंडेलवाल यहाँ दिल्ली में आ चुके थे, और वो लंदन में रहते थे। अब लंदन वाले आदमी की उस जमाने में बड़ी कदर होती थी। आज तो चौथा आदमी लंदन जा जाता रहा है। है विदेश, तो वो विदेश जाने की कोई आज खास अहमियत नहीं है। लेकिन उस जमाने में लंदन रिटर्न आदमी हो, और वो मुझे बुलाए कि भाई तुम आ सको तो तुम आ जाओ, तो तुम्हारे आने से मेरा काम जरा बढ़ जाएगा, अच्छा होगा। तो मैं बेरोजगार आदमी, और मैंने सोचा यार क्या करना है, पढ़ के भी फिर नौकरी तो मिलनी नहीं है, इसलिए बिना आगे जाए गए काम नहीं बनेगा। अगर इस वक्त बुला रहा है, इसके पास जाओ और इसकी बात सुनो और इसके पास काम करो। यही मेरे को दिमाग में आया, और मैं चोरी से घर को छोड़ के चला आया जम्मू से दिल्ली के लिए। और दिल्ली में दो राय नहीं है कि मैंने एक धेला भी मुझे नहीं, सिर्फ मेरे नंदन मुफ्त का चंदा, बस यही करता रहा। रोटी जरूर मिलती रही, वाकई मुझे और कोई पैसा नहीं मिला वहां पर। मैंने सन 67 में आया हूँ मैं यहाँ, 67 से, और मैं लगभग 1970 तक। आपने कोई ट्रेनिंग सेंटर भी खोली थी ना सर 1967 में? वही उसी ट्रेनिंग सेंटर की तो बात कर रहा हूँ। अच्छा। ट्रेनिंग एंड रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर द ब्लाइंड, ये खंडेलवाल जी ने ही खोला था। अच्छा। और उसी में मैं काम करता था। अच्छा। उसी में मैं काम करता था 67 से, मई 67 से। तो इस तरह से मुझे लगभग 55 साल हो गए अब काम करते हुए फील्ड के लंबा कार्यकाल रहा है मेरा। ये बहुत प्रदीर्घ सेवा आपकी हुई है और बहुत दीर्घ अनुभव आपको है। आपने सेल्फ हेल्प मूवमेंट की नींव रखी पूरे भारत में। द नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड के नाम से वो शुरू हो गई, और 1978 तक आप उसके जनरल सेक्रेटरी थे। फिर ये AICFB, ये जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन आपने खोली है, तो इसका जन्म कैसे हुआ, इसकी कहानी हम सुनना चाहेंगे कि कैसे शुरू हुई, क्या जरूरत पड़ी कि आपको AICFB खोलनी पड़ी? जरूर, मैं बताने में मुझे कोई एतराज नहीं है। नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड ग्रेजुएट्स के नाम से हमने शुरुआत की थी, और 72-73 में उसका नाम चेंज कर दिया गया, नेशनल फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड। और मैं इसका 78 तक रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा। और इसके बाद जब कानपुर में झगड़ा झंझट हुआ, और जो कुछ भी हुआ वो सब आप लोगों को, विवादित लोगों को पता है। हाँ, वो सर्वश्रुत है। उसके बाद 2 साल तक मैं 2 साल तक खाली रहा, और खाली रहने के दौरान सोचता रहा कि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस को किस तरह से मैं खराब कर दूं बिना काम किए। और 8-10 साल का मैंने काम किया है, ये तो मुझे काम आगे बढ़ाना चाहिए। तो मैंने जॉनसन साहब से पहले बात की, जो लुधियाना में चलाते थे, कि भाई मैं आपके साथ कैसे जुड़ सकता हूँ। उन्होंने भी मना कर दिया, क्योंकि मेरे बारे में सब यही कहते थे, अरे भाई इसको लेना थोड़ा खतरनाक काम। मैंने जहाँ तक याद है मुझे, मैंने NAB को भी कहा, लेकिन वो सवाल नहीं पैदा होता था, वो लेते मुझे, तो उन्होंने भी नहीं लिया। तो फिर अल्टीमेटली मैंने ये सोचा, अपने साथियों के साथ भी विचार किया, जिनमें मिस्टर मित्तल, जिनका देहावसान 1 साल पहले हो चुका है, मित्तल साहब, हाँ, उनसे भी बात की। और हमने ये सोचा कि भाई हम
एक नया संगठन बनाएंगे और वो संगठन इस तरह से बनाएंगे जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ ना हो। क्योंकि हम भीड़ भाड़ का अंजाम देख चुके थे कानपुर में, तो एनएफपी वो में। भीड़ भाड़ हम नहीं चाहते थे। तो हम 10 फाउंडर बनाए और इस तरह से शुरुआत की कन्फेडरेशन की। वैसे तो 9 मार्च 1980 को शुरुआत हो गई थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन इसका 12 सितंबर 1980 को। सर, ये AICFB के बारे में हम ये जानते हैं कि 300 रुपए में आपने ये ऑर्गेनाइजेशन शुरू की थी और आज जाकर इसके जो रिसोर्सेस है वो बिल्कुल करोड़ों में आ चुके हैं। तो गए 40-41 सालों से आप इस संगठन को चला रहे हैं। आपका राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो काम चल रहा है, तो मैं इसमें ये पूछना चाहूंगा अभी कि जो स्टेनोग्राफी के कोर्सेस आपने शुरू किए, और ये पहला ऑर्गेनाइजेशन है इस देश का, ऐसा मैं कहूँ, जो लोगों को जॉब की गारंटी देता है, और जॉब की गारंटी दी और वो पूरी भी की है आपने। तो ये स्टेनोग्राफी कहाँ से आपके दिल में आया कि ये दृष्टिहीन व्यक्ति स्टेनोग्राफर अच्छे बन सकते हैं, और ये कौन सा जादू था जिससे आपने आज तक 500 से ऊपर स्टेनोग्राफर्स को पूरे भारत भर में रोजगार दिलवाए हैं? देखिए, दुनिया में कितने ही रिसर्च प्रोजेक्ट चलते हैं और वो रिसर्च प्रैक्टिकल नहीं होती, अलमारियों में पड़ी रहती है, धूल चाटती रहती है। बिल्कुल। रिसर्च प्रोजेक्ट इस तरह के होते हैं, लेकिन ये एक प्रैक्टिकल रिसर्च उन दिनों में NAVH ने कुछ शुरू किया था जरूर, लेकिन चल नहीं रहा था उनका कुछ। अच्छा। तो हमने सोचा कि भाई क्यों ना हम इसको एक रिसर्च प्रोजेक्ट के रूप में ले लें और हम इसको शुरू करें। हमने शुरू किया और जब साल भर बीत गया और हमारे 9 ट्रेनीज पहले बैच में तैयार हुए, आज वो वैसे 9 के 9 ही सारे ही कुछ तो उनमें से रिटायर भी हो चुके हैं और सारे लग चुके हैं। मैंने चीफ मिनिस्टर जो यहाँ दिल्ली में होते थे उन दिनों में, चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर कहते थे उनको, उनके पास अपने जो पहली स्टेनोग्राफर उर्मिला शर्मा थी उसको लेकर गया। मैंने कहा भाई आप इनको देखिए, आप ये स्टेनोग्राफर के तौर पे डिक्टेशन ले सकती हैं। वो मेरी तरह ही व्हील चेयर पर बैठे हुए थे, व्हील चेयर कह रहा हूँ, ये जो रिवॉल्विंग चेयर है, हाँ, उस पर बैठे हुए थे और वो बड़े चारों तरफ से हिलने लगे। 100 आदमी उनके पास था बैठा हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये ब्लाइंड आदमी कैसे स्टेनोग्राफी करेगा? हमने कहा जी आप अपने PA से कहिए और आप उनको डिक्टेशन देते और उसके बाद आप देखिए वो करती है या नहीं करती है। कहने लगे ठीक है। तो उन्होंने जी PA ने उनका स्टेनोग्राफी का टेस्ट लिया। अच्छा। और बाकायदा डिक्टेशन दी। डिक्टेशन देके भाग्य की बात यह है कि एक भी मिस्टेक उसकी नहीं हुई। क्या बात? अब उन्होंने अपने पंजाब नेशनल बैंक के चेयरमैन बैठे हुए थे उन्हीं के बीच में, तो उनको कहा अरे बलूचा तुम बस काम के लिए मेरे पास आते हो, क्या तुम एक नेत्रहीन लड़की को नहीं लगा सकते? क्या बात? तो उसकी बात उसने कहा जी 3 दिन के अंदर अंदर ही मैं इनका इंटरव्यू तय करा दूंगा वहां, तो देखते हैं। तो बाकायदा 3 दिन के बाद ही उसका इंटरव्यू हुआ और वो वहां पर भी उसी तरह से बहुत बढ़िया काम करके दिखाया उसने, और वो भी आप रिटायर हो गई, वो भी रिटायर हो गई। और उसने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ में पंजाब नेशनल बैंक में बहुत लंबे समय तक काम किया, वहीं पर उसके पति भी थे। तो इस तरह से हमारा काम शुरू हुआ। आज 650 से ऊपर स्टेनोग्राफर और कंप्यूटर जो एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग हमने बाद में शुरू की उसमें से लोग लगे हुए हैं। और मैं आपको एक और
पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दे दूं कि हाल ही में कनेडियन कंपनी ने एक ने हमारे 3 लोगों को लिया है हाल ही में, मतलब लगभग 1 महीना हो गया। और एक की तनख्वाह तो 4 लाख रुपया पर मंथ है और एक की 3 लाख रुपया पर मंथ है और एक की 53,000 रुपया पर मंथ। और वो देखिए, तो उनके अपॉइंटमेंट लेटर मेरे पास रखे हुए, अगर कोई भी देखना चाहता हो वो, मतलब हम काम का बढ़ा चढ़ा कर बात कहने के कोई लाभ नहीं होता, और ना आप लोगों के साथ कोई बात कहने का ऐसा फायदा है मुझे। मैं जो कुछ सच्चाई है वही आपको बता रहा हूँ। तो इस तरह से स्टेनोग्राफी का काम आगे बढ़ता गया और आज तक वो चल रहा है। अब सिर्फ हम हिंदी स्टेनोग्राफी का काम चला रहे हैं, इंग्लिश का, क्योंकि इंग्लिश के अच्छे लड़के मिलते ही नहीं, तो हम इंग्लिश के जो लड़के मिलते हैं उनको हम एडवांस कंप्यूटर ट्रेनिंग में ले लेते हैं और हिंदी स्टेनोग्राफी का कोर्स चला। सर, ये हम बिल्कुल जानते हैं कि आपकी स्टेनोग्राफी की जो गुणवत्ता है उसकी चर्चा पूरे भारतवर्ष में दृष्टिहीन क्षेत्र में चलती रही है आज तक, और जो भी लोग बेरोजगार रहते हैं लंबे समय तक, तो उनको यही मशवरा दिया जाता था, सलाह दी जाती थी कि आप दिल्ली जाइए, कौन साहब का स्टेनोग्राफी कर लीजिए, आपको तुरंत जॉब मिल जाएगा। तो ये जो आजकल ट्रेंड चल रहा है कि कोई कोर्स करो तो फिर आपको जॉब की गारंटी देते हैं, आपने उस समय ये करवा के दिखाया है तब, और वो भी सरकारी क्षेत्र में, जो बहुत असंभव सी बात थी। तो हमारे लिए तो वो सब तब से ही हम आपको मतलब प्रेरणा के स्रोत मानते आए हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि शिक्षा के क्षेत्र में भी आपने बहुत मौलिक योगदान दिया है, बहुत मौलिक काम किया है। आपकी ये पहली स्कूल है गुड़गांव की जहां पर साइंस लैब बनी है भारत में, तो ये परिकल्पना आपके पास कैसे आई? मतलब आपने इसका कोई रिसर्च किया या तो फिर शिक्षा का स्तर उठाने के लिए जो आपने कोशिशें की, इसके बारे में जरा विस्तार से बताएं तो अच्छा होगा। जरूर। देखिए, जब 1994 में, अगस्त 1994 में हमने स्कूल शुरू किया, और शुरू करने से पहले भी हम ये नहीं चाहते थे कि एक और एडिशन, एक और स्कूल जोड़ दिया जाए स्कूलों की लंबी फहरिस्त, बल्कि हम चाहते थे कि ये कुछ डिफरेंट होना चाहिए। यहाँ की एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन है, वो बढ़िया ढंग से दी जानी चाहिए। अब ये जरूरी था कि देखिए, मैं 2-3-4 स्कूलों में गया भी था, आपके हैप्पी इसमें जो क्या नाम है इसका, दादर स्कूल में भी गया था, आपके वहां कमला पर मेहता देखा स्कूल था क्या है, हाँ कमला मेहता स्कूल जो था उसमें भी गया था मैं देखने के लिए। और मैंने यूके, यूएसए, कनाडा, इन जगहों पर भी लिखा कि भाई आप ये बताइए कि आप साइंस लेबोरेटरी कैसे चलाते हैं। तो उन्होंने कुछ इंफॉर्मेशन दी और उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पर ये मालूम हुआ कि देखिए, एक तो हम टोटली जो दृष्टिहीन है वो बहुत सारा काम कर सकते हैं साइंस लैब में, और जो नहीं कर सकते हैं उसके लिए जो दृष्टि, जिनकी आंशिक दृष्टि होती है, जो थोड़ा थोड़ा देख सकते हैं, उनकी सहायता भी हम लेते हैं और उनके साथ मिलकर हम इसको आगे बढ़ाते हैं साइंस लैब को। ये बात मुझे समझ आई, और इसके बाद फिर मैंने एक डार्क एंड लाइट फाउंडेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया कि भाई हम एक साइंस लैब बनाना चाहते हैं, और इसके लिए आप बताइए आप क्या मदद कर सकते हैं। उन्होंने कहा भाई हम फंडिंग दे सकते हैं और बनाना आपका काम। वो बात सही है। तो इन्हीं दिनों में मेरे पास एक न्यूली ब्लाइंड पर्सन आया। अच्छा। और वो पढ़ा लिखा तो था ही, बीएड किया हुआ था, बीएससी किया हुआ था, और
उस आदमी को मैंने, मेरे पास पहले तो न्यूली ब्लाइंडेड की क्लास में आया था, उसके बाद फिर देखिए हमारे पास एक न्यूली ब्लाइंडेड के लिए भी सेक्शन है, तो उसमें एक व्यक्ति आए थे जो पढ़े लिखे थे, बीएड थे, और उन्होंने कोशिश की बाहर जाकर हमारे यहाँ से ट्रेनिंग लेने के बाद जॉब लेने की, लेकिन उन्हें जॉब नहीं मिली। फिर मेरे पास आए जॉब के लिए, तो मैंने उन्हें ये कहा कि भाई देखो, हम आपको जॉब देने के लिए तैयार हैं, लेकिन सिर्फ 3 महीने का समय देंगे। अगर 3 महीने में आप साइंस लैब सेटअप कर सके, पैसे की कोई हमारी तरफ से कोई कमी नहीं रहेगी, वो लेकिन आपको साइंस लैब सेटअप करनी है, बढ़िया। अगर आप कर पाए तो ठीक है, कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं कर पाए तो आपको छोड़ना। वो उसने चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, और वो पहला आदमी था जिसने हमारी साइंस लैब को निश्चित रूप से बहुत अच्छा बनाया और बहुत अच्छी तरह से चलाया। आज साइंस लैब हमारी निश्चित रूप से काफी बढ़िया किस्म से काम कर रही है, और स्कूल में दूसरी क्लास से हम कंप्यूटर की ट्रेनिंग देते हैं और 8वीं तक देते रहते हैं। 7वीं 8वीं क्लास का फिर एग्जाम भी बच्चे अपने आप कंप्यूटर पर ही देते हैं। तो ये ही नहीं, अभी तो बल्कि हमारे पास टच एंड टेल म्यूजियम बना हुआ है, और उसमें अलग अलग किस्म के मॉडल्स हमारे पास हैं, जो जिनकी मदद से हम नर्सरीज के बच्चों को पढ़ाते हैं। देखिए मेरे सामने अगर मुझे कोई ताजमहल ले भी जाए, तो मैं ताजमहल को समझ नहीं सकता जब तक कि मैं ताजमहल के किसी मॉडल को ना देख लूं कि ताजमहल होता कैसा है। तो वही बात है, और जो हमने अलग अलग किस्म के मॉडल रखे हैं, बड़े मॉडल भी हैं, छोटे मॉडल भी हैं, हर जानवर का मॉडल है। वो उसको देखने से बच्चे के दिमाग में एक पिक्चर बन जाती है, ये इस तरह का चीज होती है, और उसी से समझता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, मैं अगर कहूँ कि गंगा बड़ी गहरी नदी है, अब गंगा बड़ी गहरी नदी है, ये बात तो बिल्कुल सही है, बिल्कुल, लेकिन गहरा होता क्या है, हाँ। गहराई होती क्या है? तो अगर मैं एक बाल्टी ले लूं, बाल्टी को पानी से भर दूं और उसमें उसकी बाजू डलवा दूं, देखो बेटा ये गहराई है। हाँ। और गंगा की तो बात ही अलग कुछ और है, और वो तो बहुत गहरी है, ये गहरापन तुम्हें नजर आ रहा है इस तरह से। तो ये चीजें हैं जो मतलब हमने उस स्कूल में एक बहुत बढ़िया किस्म की लाइब्रेरी बना दी, जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए बच्चों को बकायदा एक पीरियड दिया जाता है, और वो अपने साथ किताब ले जा भी सकते हैं वो पढ़ने के लिए। तो हमारे बच्चों की स्पीड, रीडिंग स्पीड इसीलिए बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। और हर तरह के ग्लोब हैं, हर तरह के नक्शे हैं, तो ये वैसा स्कूल नहीं रहा ये जैसा कि आम होते हैं, ठीक है खाना दे दिया, कपड़ा दे दिया, रहना दे दिया, वो नहीं, बल्कि बढ़िया किस्म का जिससे कि लाइफ बने बच्चे की। अगर बनाना चाहता है तो, अब कोई बच्चे नहीं बनाना चाहते तो बात अलग, लेकिन अगर बनाना चाहे तो निश्चित रूप से उसके पास सब कुछ है। भी हाल ही में हमने इसमें ऑर्बिट रीडर भी शामिल किए हैं प्रोग्राम में, और उनकी भी मदद से इनको एजुकेशन की। सर इसी मोड़ पर मैं ये आपसे पूछना चाहूंगा कि आज के जो दृष्टिहीन निवासी विद्यालय है, जिस तरीके से चलते हैं ये पूरी दुनिया को मालूम है, तो आप क्या नसीहत देना चाहेंगे कि उनमें गुणवत्ता कैसी लाई जानी चाहिए? देखिए मैं तो बहुत पक्का विचार है मेरा ये कि नेत्रहीनों के विद्यालय केवल कमाई के लिए नहीं इकट्ठे किए जाने चाहिए, शुरू नहीं किए जाने चाहिए, बल्कि
इसलिए किए जाने चाहिए कि वो बच्चा जो वहां आता है उसकी जिंदगी बन सके। आज वो क्या रहा है कि ज्यादातर विद्यालयों में यही हो रहा है कि भाई ठीक है, हमारे पास जी 70 आदमी है, हमारे पास जी 60 आदमी है, भाई ठीक है, अगला आदमी भी आता है यार, उनको भी, आम आदमी को खाना खिलाना है, कपड़ा देना है, वो इसी तरह की बात करता है, तो वो भी खुश होता है और मैनेजमेंट भी खुश होता है। मैनेजमेंट में मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, बहुत कम ऐसे मैनेजमेंट हैं जहां पर हम जो ब्रेल बुक्स भेजते हैं मुफ्त में भेजते हैं, मुफ्त में भेजते हैं, केवल इसलिए कि वो बच्चे पढ़ें, उनका ज्ञान बढ़े। लेकिन बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो पैकेट को खोलते तक नहीं। तो ये देखिए, ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता यही है कि मैनेजमेंट में एजुकेशन से ज्यादा पैसे का लालच है। हाँ, और theoretical। पैसे के लिए वो ठीक नहीं है। उससे अब जो बच्चा किसी भी स्कूल में 15 साल का हो गया, अब उसको कौन लेगा? दूसरा कोई स्कूल नहीं लेगा। जो अच्छे स्कूल है वो तो नहीं लेंगे। अब हमारे यहाँ 4 साल से 7-8 साल ज्यादा से ज्यादा लेते हैं। अब मैं उसको 15 साल वाले को कहाँ लूं? ये एक मैं ये समझता हूँ कि ये नेत्रहीन बच्चों के साथ एक अन्याय है और ये अन्याय बंद होना चाहिए। और ये आप सब लोग कर सकते हैं, अपने लेवल पर कर सकते हैं। अगर आप अपने अपने एरिया में एक एक स्कूल को भी अपनाएं और ये कोशिश करें कि भाई इस स्कूल को हमने बनाना है। क्योंकि देखिए, हमारी नेत्रहीनों की हमारी जो जिम्मेदारी उन आज के नवयुवकों के लिए निश्चित रूप से है और हमें उसको पूरा करना चाहिए। सर, आपको मैंने कई बार सुना है और आपके भाषण में सबसे अहम बात ये होती है कि ब्रेल और मोबिलिटी ये दृष्टिहीनों के लिए बहुत आवश्यक ऐसी 2 आंखें हैं, तो उनके सहायता से दृष्टिहीन व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। तो आज के इस मॉडर्न समय में आप ब्रेल की स्थिति को कैसे नापते हैं और मोबिलिटी की कितनी आवश्यकता आपको महसूस होती है? देखिए, मोबिलिटी निश्चित रूप से नेत्रहीन व्यक्ति को एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस देती है। अकेला वो चल सके, अकेला वो आ सके, जा सके, इससे बढ़िया। और मैंने ये आपके बम्बई में ही सीखा पहली बार, जब मैं, अब उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, आप पूना में है आजकल, वो कहीं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स में वो काम करते थे। अच्छा। तो उनको जब मैंने देखा तो उनकी पत्नी को देखा, वो सब साथ निकल जाए। मैं पूछा उस व्यक्ति से जिसके पास में गया था, अरे ये लड़की कौन है? ये कहाँ जा रही है? तुम्हारी पत्नी है? तुम्हारी पत्नी है, मुझे पता है, लेकिन ये जा कहाँ रही है? कहने लगे, ये फैक्ट्री में जा रही है। मैंने कहा, ये अकेली चली जाती है? मैं सचमुच बड़ा हैरान हुआ, क्योंकि मैंने लड़कियों को बुरा ना मनाए, एक अचार का गढ़ा ही समझता। अच्छा। कि भाई ये जन को जहां रख दो वहीं पर रह जाएंगी, चलने फिरने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो लेकिन इस लड़की ने मेरी आंखें खोल दी। निश्चित रूप से चंदा कहते थे हम, वो कहते थे उसके पति, तो उसको मुझे याद, उसका नाम नहीं आ रहा। तो जब मैं दिल्ली आया वापस और अपने कार्यक्रम शुरू किए, मैंने मोबिलिटी को सबसे महत्वपूर्ण माना, लड़कियों के लिए स्पेशली। लड़कों को नहीं देंगे ऐसी बात नहीं है, लेकिन लड़कियों के लिए तो विशेष रूप से इसका प्रावधान किया। और आज स्थिति ये है कि वो अपने कॉलेजों में जाती हैं अकेली, वो शॉपिंग के लिए जाती हैं अकेली, अरे और तो और वो अपने बॉयफ्रेंड को मिलने के लिए जाती हैं अकेली। तो कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं जाती? तो ये एक बड़ा परिवर्तन मोबिलिटी के सिलसिले में।
बात रही, आप ब्रेल की बात कर रहे हैं, निश्चित रूप से 1997 तक आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि हमारे पास ब्रेल सिस्टम में एक जो क्लासेस होती थी, क्लासेस का सिलेबस नहीं था, और आज भी बहुत सी जगहों पर नहीं। आज भी बहुत हम ये कहें कि हमने सारी समस्या हल कर दी है तो संभव नहीं है, क्योंकि देखिए इतने इतने पैसे ब्रेल प्रेस में लगते हैं, वो पैसा कहाँ से आए? पैसा तो लोगों से आना, लेकिन लोगों की भी देखनी है जेब कि भाई वो कितना निकाल सकते हैं अपनी जेब से, तो वो भी देखना जरूरी है। तो मुझे याद है 1996-95 में एक लेडी थी, डॉक्टर प्रेम सिंह, वो हमारे लुई ब्रेल फंक्शन में आई और भाषण देते हुए बोली, मेरी उंगलियां बूढ़ी हो गई हैं और मुझे कुछ पढ़ने को नहीं मिलता। मुझे बड़ा दुख हुआ ये सुन के। ये नहीं मतलब कि मैं नेत्रहीन नहीं था या मुझे किताबों की आवश्यकता नजर नहीं आ रही थी, लेकिन उसकी बात मुझे चुभ गई और तब से प्रयास शुरू किया कि किसी तरह से ब्रेल प्रेस करना चाहिए। जब मैंने ब्रेल प्रेस लगाने की बात की, मेरे अपने सगे लोग जो थे, जो नजदीक के लोग थे, उन लोगों ने भी कहा, क्या तुम पागल सफेद हाथी बांध रहे हो, ये बहुत मुश्किल काम है भाई, ये ब्रेल प्रेस चलाना बड़ी मुश्किल का काम है, इसमें कुछ मिलता जुलता नहीं है। मैंने कहा ना मिले, कुछ किताबें तो मिलेंगी लोगों को। देखते हम भाई 3 साल तक लगातार लोगों को सिलेबस की किताबें सिर्फ देते रहे, सिलेबस की किताबें वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। एक बार जब आदत पड़ गई उनको पढ़ने लिखने की, किताबों से पढ़ने लिखने की के बाद, अब वो मतलब उस जगह पे तो हड़ताल भी कर देते हैं इसके लिए कि हमें ब्रेल में बुक्स चाहिए। ये एक बड़ा परिवर्तन। आज हमारे पास हजारों किताबें हैं, नॉवल है, उपन्यास, कहानियां हैं, नाटक हैं, वो कितनी सारी किताबें हैं, और पढ़ने वाले ही आते हैं, बड़ी दूर दूर से आते हैं लेने के लिए, कोर्स की किताबें लेने के लिए भी आते हैं। आज और अब की स्थिति में जमीन आसमान का फर्क। लेकिन ये सच है कि ब्रेल प्रेस जिस तरह से सरकार ने शुरुआत की, वो एक बहुत अच्छी शुरुआत नहीं हुई। उन्होंने हमारी बात को स्वीकार नहीं किया, पढ़ा तक नहीं, और वेबसाइट पे उन्होंने कमेंट मंगवाए थे और देखा नहीं उन्होंने कि भाई क्या आवश्यकताएं है। देखिए, ब्रेल पेपर की सबसे बड़ी समस्या है कितना महंगा हो गया है, 82, 83, 84 रुपए तक 1 किलो मिलता है। आप मुझे बताइए कि किताब अपने आप महंगी हो, तो उसको देखते हुए आपको हमने गवर्नमेंट को कहा था कि आप 3-4 कंपनीज को देखिए। हमने उनको ये भी कहा कि भाई इनको ट्रेनिंग दीजिए, 2-2 वीक की ट्रेनिंग दीजिए, और उसके बाद निश्चित रूप से ये लोग जहां जहां पर जोन्स के हिसाब से इनको बांट दीजिए। जहां पर ब्रेल प्रेस खराब होता है, आज ब्रेल प्रेस खराब होता है तो उसको मरम्मत करने के लिए लाखों रुपए देने पड़ रहे हैं। हाँ सर। भाई ये हम नहीं कह रहे हैं कि ये इसका महंगी चीज नहीं आती, लेकिन जो 1 या 2 लोग हैं वो पूरी तरह से निचोड़ लेते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, और परिणाम ये है कि बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस कर ही नहीं पा रही, क्योंकि देखिए हमारी बात अलग है, हम तो किसी कीमत पर भी ब्रेल प्रेस को चलाएंगे, बात चाहे सारे सर्विसेज बंद हो जाए, लेकिन ब्रेल प्रेस चलेगा। और यही वजह है कि हमने अभी नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया से भी 50 पैसे में पर पेज के हिसाब से ब्रेल की पुस्तकें लोगों को अवेलेबल करा रहे हैं। क्या बात है। उसमें 50 पैसे हम भी मिलाते हैं, 50 पैसे वो देते हैं, 1 रुपया सिर्फ मतलब उनसे हमें मिलता है। आप अंदाज लगाइए, 50 पैसे कंज्यूमर ने दिए, 50 पैसे। तो ये
काम है जो कि आज देश में वो बड़े जोर से चल रहा है, हमारे लेवल पर तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, लेकिन एक केवल एक आदमी का काम नहीं है। जिनके पास भी ब्रेल प्रिंटिंग प्रेस है उन सभी को निश्चित रूप से अपना एक टारगेट सेट करना चाहिए। आपस में कोई कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि भाई क्या छपा, अब यहाँ पर कोई चीज छप रही है और दूसरी जगह पर भी वही चीज छप वही रही है। चीज, तो हमें बहुत जरूरत है अलग अलग किताबों की, अलग अलग किताबें होनी चाहिए, लेकिन वही छप रही है क्योंकि जानकारी का अभाव है। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन जो NABH है, ये मेरे ख्याल से उनका काम काम है, उन्हीं के जरिए ये काम हो सकता है। समन्वय वो होना सभी चाहिए। तो सर, ब्रेल के प्रति जो आपका प्यार है, जो सम्मान है, और ब्रेल के प्रति आपने जो काम किया है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आपको वर्ल्ड ब्रेल काउंसिल का चेयरमैन बना दिया गया था। तो आपने जागतिक स्तर पर भी ब्रेल के प्रति बहुत काम किया है। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि विदेश में ब्रेल के प्रति और भारत में ब्रेल के प्रति जो दृष्टिकोण है, इसमें क्या गुणात्मक अंतर आपको नजर आता है? देखिए, जो यूरोपियन कंट्रीज हैं या अमेरिका है, उनमें ब्रेल आज पेपरलेस ब्रेल के नाम से जानी जाती है। अच्छा। यानी जैसे आपका ऑर्बिट रीडर 20 है, उसमें ब्रेल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है, हम्म। लेकिन वो आपको बड़ी बड़ी किताबें नहीं रखनी पड़ती। आप उसमें पेन ड्राइव से डाल दीजिए बुक, और वो आपको या कंप्यूटर से आप ट्रांसफर कर दीजिए, वो आपको आ जाएगी। पूरी किताब पढ़ सकते हैं आप छोटे से डिवाइस में। तो उसमें इतनी सारी किताबें आप स्टोर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक समस्या निश्चित रूप से आम ब्लाइंड आदमी के लिए ये भी है कि वो इतनी किताबें रखे कहाँ, उसके पास रहने की जगह तो है नहीं, और वो हम्म। इतनी सारी किताबों को हार्ड कॉपीज को कैसे रखे, ये एक समस्या है। और उसका तोड़ जो है यूरोपियन कंट्रीज ने और यूएसए जैसी, कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, इन लोगों ने यही निकाला है कि ये पेपरलेस ब्रेल हो, और उससे दो तीन तरह के फायदे होते हैं। एक तो पेपर का भी बचत हो जाती है, और दूसरा आपकी जगह की बचत हो जाती है। तो हम्म। ये आजकल चल रहा है यूरोप में। और हमारे यहाँ मैं जब 2009 से 2012 तक चेयरपर्सन था वर्ल्ड ब्रेल काउंसिल का, तो उस वक्त हमने एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस जर्मनी में की थी, और उसमें बहुत लोग आए थे, काफी लोग आए थे डिफरेंट कंट्रीज से। और उसमें भी बहुत सारे पेपर्स पढ़े गए, बहुत सारे ब्रेल को किस तरह से बढ़ाया जाए इसकी बात मेनली की गई। और मेरे रहते हुए एक रिसर्च प्रोग्राम्स जितने भी हैं ब्रेल से रिलेटेड, उनका एक वो भी बनाया गया था। मतलब उनको एक जगह पर एकत्र किया गया था, और वो भी वर्ल्ड ब्राइड यूनियन के पास होना चाहिए। ये सारे काम, एक बैठक उसकी इंडिया में भी हुई, और टोटल उसकी 3-4 बैठकें हुई हैं जो हमारे वक्त में। और हमारे को वर्ल्ड ब्लाइंड यूनियन की कोई सपोर्ट नहीं थी, उसके बावजूद भी ये सब संभव किया है। तो सर, जैसे आपने शिक्षा क्षेत्र में काम किया है, ब्रेल के क्षेत्र में काम किया है, रोजगार के क्षेत्र में काम किया है, और हम ये भी जानते हैं आपने ग्रामीण दृष्टिहीनों के लिए काम करने के लिए एक कम्युनिटी बेस्ड रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम चलवाया है। तो ये प्रोग्राम की कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है? देखिए, आप अगर गांव में गए हैं या रहते हैं, तो आपको ये निश्चित रूप से पता होगा कि गांव में दृष्टिबाधितों के लिए आज की डेट में भी ना तो कोई एजुकेशन का सही सिस्टम है,
और ना कोई ट्रेनिंग का सिस्टम है। और जब ये दोनों चीजें नहीं होंगी तो बेरोजगारी तो निश्चित रूप से होनी है। तो दृष्टिबाधित व्यक्ति वहाँ बस सुबह से शाम तक बैठा रहता है और मन में सोचता रहता है क्या करूं क्या ना करूं, कुछ करने लायक तो होता नहीं। बहुत कम जो जन्मांध होते हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, ये भी झूठ नहीं बोलना चाहिए कहीं पर, क्योंकि सारे ही होते हैं, लेकिन जो जन्मांध होते हैं उन लोगों को निश्चित रूप से थोड़ी अच्छी जानकारी होती है अपने, चाहे वो खेती बाड़ी का काम हो, चाहे वो पशुपालन का काम हो, वो तो वो करते हैं। हमने कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, जहाँ तक सवाल है, इसको बहुत अहमियत दी है देश में भी, देश में और विभिन्न प्रांतों में। हमने सबसे पहले जो पटना में चलाया था इसको 1987-88 में, और ये उस वक्त हम 4 स्टेप रिहेबिलिटेशन फॉर डिसेबल्ड वीमेन के नाम से इसको चलाते, और उसमें सारे डिसेबल्ड वीमेन लेते थे। लेकिन धीरे धीरे हमें ये तजुर्बा हुआ कि भाई डिसेबल्ड वीमेन चारों लोगों को हम लें, चारों तरह के डिसेबिलिटीज को लें, वो तो संभव है नहीं, और उससे ब्लाइंड जो है वो रह जाता है। इसलिए हमने एक कैटेगरी का ही सिर्फ ब्लाइंडनेस और पार्शियल ब्लाइंडनेस को ही लिया, और इसके अलावा दूसरे को छोड़ दिया उसके बाद, क्योंकि आदमी सीखता अपने अनुभव से ही सीखता है। तो बिल्कुल 97 से हमारे प्रोग्राम आज तक चल रहे हैं, और हमने बहुत सारी जगहों पर, बहुत मतलब ये तो मैं कहता कि बहुत सारी, कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में हमने निश्चित रूप से ये काम किया है, जिससे जैसे आप वैशाली कहें, पटना कहें, मुजफ्फरपुर कहें, और इधर आप आ जाएं गुड़गांव कहें, मेवात कहें, ये भरतपुर कहें, अलवर कहें, और इधर कौशाम्बी कहें, फतेहपुर कहें, बांदा कहें, चित्रकूट कहें, इनमें हमने काम किया है पूरी तरह से। और एट प्रेजेंट हम कर रहे हैं जालौन और प्रतापगढ़, ये दोनों ही यूपी में है। इन दोनों जगहों पर हमारा 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और यहाँ 18 लोग काम कर रहे हैं। अब तो हमने कुछ और भी चेंजेस कर दी हैं इसमें। ये बात तो यही कि चेंज जो इसमें आई है वो रिहेबिलिटेशन ग्रांट के तौर पे हम जो इतने लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, 30-35 लोगों को एक प्रोजेक्ट में काम करते हैं क्वार्टरली, और उसमें से जो निकलते हैं सही सलामत लड़के लड़कियां, वेल मोटिवेटेड होती हैं, तो उनको हम 15,000 रुपया सीड मनी के तौर पे व्यक्ति देते हैं। तो 18 लोगों को इस वक्त हम हर क्वार्टर हर प्रोजेक्ट दे रहे हैं, यानी 36 लोगों को हम दे रहे हैं। तो इन लोगों की फिर इसमें एक और चेंज कर दी है, इनको हम चैप्टर भी बनवाते हैं। मतलब अब जिन लोगों को इकोनॉमिक रिहेबिलिटेशन हो गया और वो अपना काम धंधा कर रहे हैं, वो क्यों ना वो अपने दूसरे नेत्रहीन साथियों के बारे में सोचें। और उन्हें अगर वो नहीं सोचेंगे तो कौन सोचेगा, क्योंकि देखिए हम तो चले जाएंगे, उसके बाद कौन करेगा। तो वो लोग उनके साथ, मतलब जैसे हमारा प्रतापगढ़ है, ये नेशनल एसोसिएशन ऑफ विजुअली हैंडीकैप्ड लखनऊ में है हमारी एफिलिएट, उसके साथ जुड़े हुए हैं, तो वो चैप्टर को चलाएंगे। अच्छा। इसी तरह से जालौन में जो चैप्टर है वो उसको चलाएंगे दृष्टि चित्रकूट वाले, वो भी हमारा एफिलिएट है। ये चला रहे हैं उनको, और अभी तो हमारे 2 चैप्टर बने हैं, लेकिन 3 से 4 चैप्टर और बने हैं, वो जल्दी ही बनेंगे। उनकी भी कोशिश हो रही है, और उनका मकसद यही है कि भाई जैसे किसी को मान लीजिए आधार कार्ड नहीं मिलता,
आधार कार्ड बन नहीं रहा, या किसी का ब्लाइंडनेस सर्टिफिकेट नहीं बन रहा, या किसी को कोई स्कीम है गवर्नमेंट की उसके अंडर नहीं लिया जा रहा, पेंशन नहीं मिल रही, तो इन सब चीजों के लिए इस चैप्टर के लोग काम करेंगे, कर रहे हैं। ये रूरल रिहेबिलिटेशन के बारे में हमारी थोड़ी सी चेंज और आई है। पहले हम इंटरेस्ट फ्री लोन देते थे, लेकिन अब इंटरेस्ट फ्री लोन छोड़ के हम सीधा ही रिहेबिलिटेशन ग्रांट देते हैं, वो वापस नहीं देते। और अभी हमने 7,95,000 रुपया इसी साल में इंटरेस्ट फ्री लोन के रूप में दिए है। उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा, वो उन लोगों को दिया है जिनकी दुकानें पहले से हमने चला दी थी ग्रांट के, और अब वो चाहते थे कि काम को और बढ़ाए। बढ़िया भाई, बढ़ाओ। और उनको हमने ये पैसा दिया 7,95,000 रुपये, और ये दोनों जगहों पर ये हो रहा है। सर, अब मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी एक बहुत अहम प्रिंसिपल मैं जानता हूं कि आप चैरिटी बेस्ड मॉडल को खत्म करके अधिकार पे आधारित ये समाज खड़ा करना चाहते हैं, और इस पर आपने बहुत लड़ाई लड़ी है आंदोलन के माध्यम से भी, और एडवोकेसी का एक नया शस्त्र अभी शुरू हुआ है और बहुत कारगर शस्त्र होता है, और आपके AICB से भी एडवोकेसी सेल चलता है और जिसका बहुत अच्छा काम चल रहा है पूरे देश भर में। तो ये एडवोकेसी का टूल आपको कैसे मिला, और फिर इसके कुछ उदाहरण जो आपने दृष्टिहीन कम्युनिटी के लिए कुछ ऐसे डिसीजंस आए हैं जिनके कारण पूरे दृष्टिहीन समाज का भला हो रहा है, और कुछ ऐसे निर्णय आप लाने में सक्षम हुए हैं, तो ये जानना चाहते हैं ये एडवोकेसी के बारे में। देखिए, एडवोकेसी तो हम सब लोगों के लिए आवश्यक है। मैं तो जितने भी हमारी एफिलिएट्स हैं उनसे भी ये निवेदन करता हूँ कि आप प्रोजेक्ट के पीछे मत पड़े, बल्कि अगर आप एडवोकेसी का काम करेंगे तो उससे सैकड़ों लोगों को फायदा होगा और आपके सैकड़ों फॉलोअर बन जाएंगे। यही बात हमारे, जहाँ तक हमारा सवाल है, हम एडवोकेसी का काम आज से नहीं 98 से कर रहे हैं। 98 से लेके आज तक हम लगातार इसको कर रहे हैं, और हमारी एक किताब भी है कम्बैटिंग एडवोकेसी, तो वो किताब भी छपी है और वो रिलीज भी हुई है, ब्रेल में भी अवेलेबल है और प्रिंट में भी अवेलेबल है। हमने जो कुछ किया है उसमें सारी परिचय है, हमने क्या क्या किया है, एडवोकेसी के सारे इश्यूज किए। हर तरह के एडवोकेसी के इश्यूज को हम लेते हैं, जैसे एक्सेप्ट जो प्रॉपर्टी के झगड़े होते हैं वो हम नहीं ले सकते, उनका हमारा लेना सही नहीं लगता। बाकी जो एडवोकेसी के, चाहे वो रेलवे में नौकरी का सवाल हो, हमने रेलवे डिपार्टमेंट को 25,000 रुपए का फाइन भी करवाया, इसलिए कि वो 4400 वैकेंसी निकाली थी उन्होंने, और उन्होंने उसको भरा नहीं था, तो उसके लिए हमने लड़ा और किया। यही बात अगर आप साउथ इंडिया में देखें, साउथ इंडिया में हम इंडिविजुअल केस भी लेते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ समष्टि का ही पूरा काम करते हैं। समष्टि का अलग है हमारा और इंडिविजुअल केस अलग है। इंडिविजुअल केस में उसको अच्छा भला व्यक्ति था और उसको कंप्यूटर भी आता था, सब कुछ आता, और उसको उन्होंने कहा कि हम तुम्हें इंटरव्यू में ही आने नहीं देते। क्यों? भाई तुम बुलाए। अच्छा, ये तो टोटल डिस्क्रिमिनेशन हुई। हमने उसका केस लड़ा और आज उसको 1 साल हो गया है लगे हुए, और उसने अभी मुझे लिखा था कि जी आप लोगों की मदद से मेरा जो कुछ भी हो पाया। वो देखिए, एक जगह नहीं है, ये बहुत सारी जगहों पर है। एक व्यक्ति को निकाल दिया था नौकरी से, और उस व्यक्ति को हमने फिर से रीइंस्टेट कराया, क्योंकि वो निकालना उसका गलत
उसको रिजर्वेशन के अंडर ही रखा गया था, और रखने के वक्त आज उसको 15-16 साल हो गए थे, और 15-16 साल बाद आप उसको टर्मिनेट कर रहे हैं। क्यों? अगर वो काम कर नहीं करता था, 15-16 साल क्यों वेट कर रहे थे आप उसको 1 साल के बाद ही टर्मिनेशन कर देते, सही था। हम मान लेते कि भाई हाँ वो ये काम नहीं करता। अगर वो 15-16 साल तक गवर्नमेंट का पैसा लेता रहा, अब उसको निकालने का कोई तुक नहीं बनता। और इस तरह के कई केसेस हैं जिनसे लोगों को फायदा हुआ है और हो रहा है, अब भी हो रहा है। कि कई केसेस, अभी एक हमने बूढ़े लोगों के लिए केस टेकअप किया है कि भाई अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा है बूढ़ा, और अब वो डिसेबल्ड, और एक आर्मी का केस है, आर्मी के मतलब लोगों को डिसेबिलिटी के बाद स्पेशल पेंशन मिलती है 3,000 या 4,000 रुपये। तो हमने कहा कि भाई ब्लाइंड जो होता है वो तो एक ही बात है, चाहे वो वैसा हुआ या वैसा हुआ, डिसेबिलिटी तो दोनों की एक सी हो गई और समस्या भी एक सी है। तो उनके साथ 3,000 रुपया फालतू दे दो पर मंथ और इनको बिल्कुल ना दो, ये तो बात सही नहीं। तो ये केस हमने कर रखा है और लेट अस सी क्या होता है। कि कॉइन्स का या नोट्स का ये केस हमने किया हुआ है, ये भी पिछले 3 साल से चल रहा है। देखिए कोर्ट्स के प्रॉब्लम ये है ना, कोर्ट्स में आज हम नहीं करना चाहते तो एक एसोसिएशन को, ब्लाइंड एसोसिएशन को ही खड़ा कर देते हैं कि भाई हाँ तुम बताओ भाई, वो कुछ और डाल देता। अब जब ब्लाइंड ही लड़ने लगे तो फिर आप मुझे बताओ क्या हो। ये तो शायद प्रकाश जी ज्यादा जानते हैं। बिल्कुल सही। मुझे कुछ नहीं कहना। तो सर ये आपके साथ साक्षात्कार बहुत लंबा हो सकता है और भी बहुत सवाल हमारे मन में है। अब अंत में आपसे इतना ही जानना चाहूंगा कि आप हमारे दृष्टिहीन समाज के लिए बहुत बड़े लीडर हो, तो आप दृष्टिहीन समाज को क्या कहना चाहते हो, क्या संदेश देना चाहोगे, और उसके साथ साथ दृष्टिवान समाज के लिए क्या बातें कहना चाहोगे? देखिए, मैं आज जो देख रहा हूँ, हमारा दृष्टिहीन साथी मेहनती नहीं रहा और ये एक बड़े दुखद स्थिति है। आज जो जमाना वेद प्रकाश वर्मा का था, मिस्टर मित्तल का था, या मेरा भी कुछ हद तक रहा है, उस वक्त हमारे पास देखिए ब्रेल बुक्स नहीं थी, हम छपवाते थे, अपने पैसे से छपवाते थे, जबकि हमारे पास पैसा ना के बराबर ही था, कम था, बहुत कम था, लेकिन उसके बाद भी हम पढ़ने के लिए सब रात भर जागते थे, कोशिश करते थे। आज मेहनत करने वाले जो हमारे नेत्रहीन साथी हैं वो नहीं, बहुत कम है, बहुत कम है। ये मैं नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं, लेकिन बहुत कम। क्यों? तो वजह इसकी कुछ भी हो सकती है, बहुत ज्यादा हो गई है, ये भी एक वजह हो सकती। और हमारे जमाने में कोई सुविधा थी नहीं, हमें तो एक कैसेट रिकॉर्डर का भी नहीं पता था। अब तो इतने सारे ऐप आ गए, इतना सारा मैटर कंप्यूटर पर मिल जाता है। तो ये सारी चीजें, हमारे जमाने में कंप्यूटर था ही नहीं। मैंने सारे पेपर जो हैं यूनिवर्सिटी के वो सारे टाइपराइटर से दिए, और भाई वो टाइपराइटर पर गलती हो गई सो हो गई। तो ये जो ब्लाइंड आदमी की आज की स्थिति है, अगर वो मेहनत करे और उनमें कोई कमी नहीं है, वो मेहनत करे और बढ़िया काम करे, यही मेरी सभी की तरह। और सबसे बड़ी बात जो मैं और समझता हूँ, देखिए बहुत सारे नेत्रहीनों में ये एक भ्रम है कि हमने सुन लिया तो ठीक है, लेकिन देखिए जब तक ब्रेल में नहीं पढ़ेंगे तब तक उनको उनकी कभी भी स्पेलिंग सही नहीं हो सकती। ये एक सच्चाई है और मैंने ये देखा है, मैं लगातार देख रहा हूँ नेत्रहीनों की
स्पेलिंग इतनी पुअर होती है, हिंदी में हो या अंग्रेजी में हो, दोनों ही में हालत बहुत खराब है। इसलिए उन्हें ब्रेल सिस्टम, क्योंकि ब्रेल सिस्टम में जब आप पढ़ते हैं तो आपकी कंसेप्ट जो जो दिमाग में एक पिक्चर बनती है एक शब्द की, वो आपके दिमाग में बनती है। वो उंगली से आप देखते हैं, उंगली से आप पढ़ते हैं, उंगली ही आपकी आंख है, वो उससे आप देखते हैं, उससे पढ़ते हैं। लेकिन बिना पढ़े सिर्फ सुन के आप ये तो बोल लेते हैं साहब शिकारा वांटेड अन्ना वांटेड राखो, ये तो आप बोल देते हैं, लेकिन आपको वांटेड के भी स्पेलिंग नहीं आता। आप एक्सेप्ट यू, ये नहीं आप बता सकते कि भाई ये क्या है क्या नहीं। और मैं पीछे थोड़ा सा जाना चाहूंगा। एक जो आपने पूछा था कि आपके यहाँ बहुत स्टेनोग्राफर और फलाना लग गए, भाई हम एग्जाम लेते हैं, हम हर एक का टेस्ट देते हैं। पहले हम 31 जुलाई को टेस्ट देते हैं, कंप्यूटर में भी और स्टेनोग्राफी में भी, जो रिटन टेस्ट लेते हैं, और उसके बाद हम किसी को लेते हैं। तो यही एक वजह है कि हमें पता लगता है कि ब्रेल उसकी कितनी है। बहुत ब्रेल में हम देखते हैं बहुत बुरा है। इसलिए मेरा सभी नेत्रहीन साथियों से यही होगा कि वो ब्रेल जरूर सीखें। ब्रेल जरूर सीखनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अभ्यास करना चाहिए, अभ्यास के बगैर नहीं आता। और दृष्टिवान साथियों से तो कहना ही क्या है, वो तो इतनी ही बात कहनी है कि वो चैरिटी मॉडल को ज्यादा ना अपनाए, बल्कि नेत्रहीन व्यक्ति किस तरह से अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है उसके लिए प्रयास करें। केवल खाना खिलाना, श्राद्धों में खाना खिलाना, ये कोई, इससे उनकी जिंदगी नहीं बनती, इससे उनका कोई प्लान नहीं होने वाला। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि खाना जरूरी नहीं है, खाना जरूरी है, खाना स्कूल वाले भी दे देंगे, उनकी जिम्मेदारी है ये देने की। लेकिन आप तो मेनली उसको ऐसा बनाइए जिससे कि पैरों पर खड़ा हो सके, हमेशा हाथ फैलाने वाला ना, बल्कि कुछ देने लायक। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद बहुत बहुत आपका और प्रकाश जी का। बहुत बहुत धन्यवाद कौल साहब, आपने आपका बहुत अमूल्य समय हमें आज दिया है। हम जानते हैं कि आप बहुत व्यस्त रहते हैं और पूरे राष्ट्र के दृष्टिहीनों की जिम्मेदारी आप पर है। आपने जो अंत में संदेश दिया है, मेरे दृष्टिहीन भाई जो है वो याद रखेंगे, ब्रेल का सम्मान करेंगे, ब्रेल को अपनी जिंदगी में अपनाएंगे, अपने जीवन में अपनाएंगे और मेहनती बनेंगे, मेहनत करते रहेंगे। और दृष्टिवान साथियों को जो आपने बात बताई है वो बिल्कुल दृष्टिहीनों को हाथ फैलाने वाला नहीं तो हाथ बटाने वाला बनाएंगे, इस देश का उत्पादक घटक बनाना चाहेंगे, जो कि आपका सपना है। आप जैसे कई क्रांतिकारी नेताओं ने ये सपने देखे हैं और ये सपना साकार करने के लिए आप जैसे अभी तक सिपाहियों की तरह लड़ रहे हैं। आपकी 80 साल की उम्र होने के बावजूद भी आप रोज सुबह अपने कार्यालय में आते हैं और 8:30 बजे से लेकर 5 बजे तक पूरी मेहनत करते हैं। जो लगन, जो निष्ठा आपने दिखाई है, युवा पीढ़ी भी भविष्य में यदि ये दिखाती है और आपके पद चिन्हों पर चलती है तो दृष्टिहीनों के लिए वो समय दूर नहीं जब हमारी जो समस्याएं हैं वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर जाएगी। समाप्त तो कभी होती नहीं है समस्याएं, नई नई समस्याएं खड़ी हो जाएगी, लेकिन लड़ने का जज्बा हम अपने आप में यदि इस तरीके से कौल साहब से सीख लेंगे तो जरूर लड़ते रहेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद कौल साहब, आपका अमूल्य समय आपने दिया और हमारे इस छोटी सी रिक्वेस्ट को भी आपने मान लिया, हमारी प्रार्थना को स्वीकार किया। तो आपका फिर एक बार मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ पूरी साहित्य जागर टीम की ओर से और समूचे दृष्टिहीन समाज की ओर से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तुमचा आमचा जागर दीप